नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की इस क्लास के अंदर अपन देखने वाले हैं जो मॉक टेस्ट नंबर आपका जो मेंस का जो 13 नंबर मॉक टेस्ट है उसके सॉल्यूशन। तो देखते आइए एक एक करके कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन है वो ये है कि चार आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑर्गेनिज्म जीवों के नाम दे रखे हैं, कौन कौन से मतलब जीव हैं और हमको बताना है ये कौन से फाइलम के अंदर आते हैं, कौन से संघ के अंदर आते हैं। देखो अगर किंगडम की बात करूं तो फिर तो अपने को पता है कि सारे के सारे कौन से किंगडम के अंदर आते हैं, कौन से जगत के अंदर आते हैं, तो वो आते हैं आपके एनिमल किंगडम के अंदर। किसमें आते हैं? सारे के सारे आपके आते हैं एनिमल किंगडम। हिंदी में बोले तो किसमें आते हैं? सब के सब जंतु जगत के अंदर आते हैं। लेकिन जंतु जगत के अंदर भी आपको पता हो तो 11 फाइलम होते हैं। आगे कितने हिस्सों में बांटा गया इसको? 11 हिस्सों में, जिसको क्या कहते हैं? फाइलम, या फिर हिंदी में क्या कहते हैं? संघ। 11 फाइलम में बांटा गया है। उसमें से 4 संघों के अपने सामने नाम दे रखे हैं और उसमें से हमको बताना है कौन सा जीव किस संघ के अंदर, किस फाइलम के अंदर आता है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, सबसे पहले अगर अपन बात करें किसकी, सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं जेलीफिश की। किसकी बात करते हैं? सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं जेलीफिश की, तो दोस्तों जेलीफिश किस में आती है? तो जेलीफिश आती है आपकी सिलेंट्रेटा में। दोस्तों सिलेंट्रेटा भी बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं? निडेरिया भी बोलते हैं। याद रखना, सिलेंट्रेटा ऑर्गेनिज्म को ही क्या बोलते हैं? सिलेंट्रेटा को ही। जो आपकी जेलीफिश है, जो आपकी जेलीफिश है वो किस में आती है दोस्तों? वो आपके सिलेंट्रेटा में आती है। किस में आती है? सिलेंट्रेटा में आती है। ठीक है, सिलेंट्रेटा, या फिर इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? निडेरिया भी। सी साइलेंट होता है, ठीक है, इसको ही क्या बोलते हैं? निडेरिया भी बोलते हैं। तो जेलीफिश आपकी किस में आती है? निडेरिया या फिर सिलेंट्रेटा में। जबकि क्रेफिश अगर हमसे पूछा जाए किस में आती है दोस्तों, तो क्रेफिश आपकी आती है किस में? ऑर्थ्रोपोडा में। हालांकि इंसेक्ट नहीं लिखना चाहिए यहां पर, क्वेश्चन में क्या होना चाहिए? ऑर्थ्रोपोडा। क्या होना चाहिए? ऑर्थ्रोपोडा। तो इंसेक्ट्स कौन से फाइलम के अंदर आते हैं दोस्तों? इंसेक्ट सारे के सारे किस में आते हैं? ऑर्थ्रोपोडा में। ऑर्थ्रोपोडा, ठीक है, जो सबसे बड़ा आपका फाइलम है जंतु जगत का। तो जो क्रेफिश है, कौन सी फिश है दोस्तों? जो आपकी क्रेफिश है वो किस में आती है? तो क्रेफिश आपकी आती है ऑर्थ्रोपोडा में। ऑर्थ्रोपोडा के अंदर आती है। ठीक है, वेल मछली दोस्तों, वेल मछली तो मैमल है एक। वेल मछली क्या है दोस्तों? वेल मछली क्या है? वेल मछली तो एक मैमल है। तो जो वेल फिश है, जो वेल फिश है दोस्तों, वेल जो आपकी मछली है वो तो एक क्या दोस्तों? स्तनधारी जीव है। तो बोले तो क्या है दोस्तों? आपकी मैमल्स है। कौन सी कैटेगरी में आती है? मैमल में आती है। और जबकि जो आपकी डेविल फिश है, कौन सी फिश है दोस्तों? डेविल फिश, वो मॉलस्का के अंदर आती है। जो डेविल फिश है वो आपकी किस में आती है दोस्तों? वो आपकी मॉलस्का में आती है। अब मैं आपको जानकारी की एक बात बता दूं, सबके पीछे क्या लिखा? फिश फिश फिश। जबकि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, चारों के चारों वास्तव में कोई फिश है ही नहीं। वेल मछली भी कोई मछली थोड़ी है। मछली होगी तो मैमल्स में थोड़ी आएगी, किस में आती है? पीसीज में आती है। बात आई समझ में? तो पहली बात तो ये मैमल है ही नहीं। तो चाहे कोई भी हो, चाहे जेलीफिश हो, चाहे क्रेफिश हो, चाहे वेल फिश हो, चाहे डेविल फिश हो, वास्तव में मछलियां है ही नहीं। ये रियल में देखे तो ये फिश है ही नहीं, याद रखना। शार्क वगैरह होती है ना, वो फिश होती है। ये नाम से फिश जैसी कुछ कैरेक्टर, दैट्स व्हाई इसको फिश बोलते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से ये मछलियां है ही नहीं। तो फिर क्या है? तो वो जिस जिस आपके फाइलम में आती हैं वो मैंने आपको सारे के सारे अच्छे से बता दिया है। क्लियर है? डन है? तो ये ऑप्शन दोस्तों किस में मैच खाएगा? जेलीफिश का ए का डी आ जाएगा। तो डी किस में है? डी इसमें भी है। सेकंड का क्रेफिश का ऑर्थ्रोपोडा सी, सेकंड का सी। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी इसका क्या हो जाएगा? परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला, प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी विक्टर हेस, जो विक्टर फ्रॉन्च हेस है, उनमें वो किस चीज़ की खोज के लिए जाने जाते हैं दोस्तों? जो विक्टर आपके हेस है वो किस चीज़ की खोज के लिए जाने जाते हैं? तो दोस्तों जो कॉस्मिक किरणें हैं, जो कॉस्मिक अंतरिक्ष से आने वाली, कॉस्मो वाला अंतरिक्ष, कॉस्मिक किरणें हैं दोस्तों, उसकी खोज के लिए जाने जाते हैं। कौन दोस्तों? आपके विक्टर हेस। विक्टर हेस कॉस्मिक किरणों की खोज के लिए जाने जाते हैं। कॉस्मिक किरणें वही किरणें हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी, जिनकी इंटेंसिटी, जिनकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है दोस्तों। सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपकी रेडिएशन होती है, जितनी भी विद्युत चुंबकीय जितनी भी विकिरणें होती है, उसमें सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी होती है, सबसे ज़्यादा जो स्पीड होती है, सबसे ज़्यादा जो भेदन क्षमता, पेनिट्रेशन पावर होती है, वो सब किसमें होती है? कॉस्मिक किरणों के अंदर। और इन कॉस्मिक किरणों की खोज की थी किसने की थी? विक्टर हेस ने की थी। तो किसके लिए जाने जाती है दोस्तों? विक्टर हेस ने किसकी खोज की थी? ब्रह्मांडीय या फिर अंतरिक्ष विकिरणों की। अगला है दोस्तों, हमारे सामने 4 आपके शासकों के नाम दे रखे हैं और उनका जो दोस्तों जब ये मरे तो इनको जब गाड़ा गया तो उनके ऊपर क्या गुंबद वगैरह ऐसे बनाए जाते हैं ना, स्मारक वगैरह, तो इनके गुंबदों के नाम दे रखे हैं या मकबरों के नाम दे रखे हैं। हमें मैच करना है कौन सा किसका आपका मकबरा है। ठीक है, हमें मैच करना है इसमें कौन सा किसका आपका मकबरा है। तो दोस्तों जो दोहरा गुंबद है दोस्तों, ये सिकंदर लोदी का है। सिकंदर लोदी का है, तो ए का तो क्या हो जाएगा? 4th, तो ए और बी दोनों में ही है। दूसरा दोस्तों अष्टभुजीय जो मकबरा है वो है आपका किसका? शेरशाह का। अष्टभुजीय मकबरा का किसका? शेरशाह का। कहाँ बना हुआ है शेरशाह का मकबरा दोस्तों? शेरशाह का मकबरा बना हुआ है सासाराम के अंदर। और सासाराम कहाँ पर है दोस्तों? बिहार के अंदर। ठीक है, तो सेकंड का तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ए।
मतलब बी का क्या हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है, बी का क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट, तो बी का फर्स्ट, ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, तो हमें दोस्तों पूछा गया है कि इसमें से राज्य विधान परिषद की संरचना के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। क्या पूछा गया दोस्तों, मैं आपको अलग से लेके चलता हूं। देखो दोस्तों, जब हम देखो सेंट्रल लेवल पे तो बात करते हैं तो वो क्या होता है, तो सेंट्रल लेवल पे क्या होती है दोस्तों, संसद, इंग्लिश में बोले तो क्या होती है दोस्तों, पार्लियामेंट। क्या होती है, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कितनी चीजों से मिलकर बनती है दोस्तों, तो पार्लियामेंट में 3 चीजें होती है। बोलो कौन कौन सी 3 चीजें होती है पार्लियामेंट में, तो एक होती है आपकी क्या दोस्तों, पार्लियामेंट 3 चीजों से मिलकर बनती है, प्रेसिडेंट प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा। सेम टू सेम दोस्तों, किसी भी राज्य के स्तर पर क्या होता है, तो राज्य के स्तर पर जो चीज होती है, जो कानून बनाने का काम करती है, उसको बोलते हैं विधान मंडल। क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं विधान मंडल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेचर। क्या बोलते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर बोलते हैं, ठीक है, ओके डन। अब जो विधान मंडल है दोस्तों, ये भी सेम टू सेम कितनी चीजों से मिलकर बनता है दोस्तों, ये भी 3 चीजों से मिलकर बनता है। जैसे सेंट्रल लेवल पर राष्ट्रपति होता है, वैसे यहां पर कौन होता है, गवर्नर होता है, राज्यपाल होता है। यहां पर जैसे लोकसभा होती है, वैसे हर राज्य में क्या होती है, विधान सभा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे राज्यसभा होती है, वो यहां पर कोई हो या ना हो कोई जरूरी नहीं है, कुछ राज्यों के पास है, कुछ राज्यों के विधानमंडल में ये तीसरी चीज नहीं होती है, लेकिन अगर हो तो उसको बोलते हैं विधान परिषद। क्या बोलते हैं दोस्तों, विधान परिषद, ठीक है। ये है विधानसभा, ये है विधान परिषद। विधानसभा को तो इंग्लिश में बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। परिषद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, काउंसिल। तो अब हमसे यहां पर जो क्वेश्चन में पूछा गया वो किसके बारे में पूछा, विधान परिषद के बारे में, कि विधान परिषद के जो मेंबर्स होते हैं दोस्तों उसके बारे में पूछा गया। विधान परिषद, हमें यहां पर विधान परिषद के सदस्यों के बारे में पूछा गया है। विधान परिषद, विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल दोस्तों, विधान परिषद के बारे में पूछा गया। तो दोस्तों विधान परिषद किसी भी राज्य में अगर विधान परिषद हो, किसी भी राज्य में, जैसे कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश में है, आपके महाराष्ट्र के अंदर है, बिहार के अंदर है, आंध्र प्रदेश के अंदर है, ठीक है, और इसमें तेलंगाना में है आपके, ठीक है। तो इनमें अगर अपन बात करें तो दोस्तों विधान परिषद में सदस्य कितने होंगे, ठीक है, इसमें सदस्य होंगे कितने, इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होगी अगर आपसे पूछा जाए तो इसके 2 क्राइटेरिया याद रखना। अगर किसी राज्य में विधान परिषद आप बना रहे हो, लेजिस्लेटिव काउंसिल बना रहे हो, तो वहां पर मैक्सिमम कितने सदस्य रखोगे, तो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कितने सदस्य रख सकते हो उसमें, तो वो है जितने उस राज्य के अंदर विधानसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली में जितनी सीटें हैं उसकी 1/3 से ज्यादा आप नहीं रख सकते किसी भी राज्य के विधान परिषद में। समझ रहे हो क्या, जैसे मैं आपको एग्जांपल में बताता हूं, राजस्थान की लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने सदस्य हैं दोस्तों, विधानसभा में 200 सदस्य हैं। अब हम राजस्थान वालों, जैसे हमारे राजस्थान के पास अभी विधान परिषद नहीं, ओनली विधानसभा ही है, ठीक है, हम चाहेंगे हमारे राजस्थान की विधान परिषद बने, तो अगर विधान परिषद बनेगी तो राजस्थान की विधान परिषद में ज्यादा से ज्यादा कितने सदस्य होंगे, तो राजस्थान की विधान परिषद में ज्यादा से ज्यादा 200 का निकालो, क्या निकालो, 1/3, 200 का 1/3 निकालोगे जब आप दोस्तों, तो लगभग आएगा 65, 66 आएगा समथिंग। तो राजस्थान की अगर विधानसभा बनेगी तो राजस्थान की विधानसभा में 200 सीटें हैं, तो इसका मतलब विधान परिषद अगर बनाओगे तो उसमें ज्यादा से ज्यादा कितनी सीटें रख सकते हो, 66। ये क्राइटेरिया समझ गए ना आप। तो किसी भी राज्य के अंदर अगर आप विधान परिषद बना रहे हो तो उस विधान परिषद में नंबर ऑफ मेंबर्स ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, जितने उस राज्य के विधानसभा के मेंबर है उसके 1/3। और कम से कम अगर कितने सदस्य, भाई जरूर थोड़ी इतने रखो, कोई बोल नहीं मैं तो कम रखूं, लेकिन इतने तो रखने हैं। इतने मतलब मिनिमम कितनी संख्या है, मिनिमम अगर आपसे पूछे दोस्तों तो मिनिमम फिक्स डेटा है वो है कितना, 40। अगर आप किसी भी राज्य के विधान परिषद का गठन करोगे किसी भी राज्य में, तो दोस्तों वहां विधान परिषद अगर बनाओगे तो मिनिमम वहां पर सदस्यों की संख्या होनी चाहिए कितनी, मिनिमम वहां पर सदस्यों की संख्या होनी चाहिए आपकी कितनी, 40, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ये है, क्या अगला क्वेश्चन ये है कि इन सदस्यों का चुनाव कैसे होगा, जो भी आप जितने भी सदस्य बनाओगे इन सदस्यों को हम चुने कैसे दोस्तों, ये सदस्य आए कैसे, ठीक है। तो दोस्तों इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, क्या बात बताना चाहता हूं, इसमें से दोस्तों अगर इसको कंप्लीट 1 माने फ्रैक्शन के हिसाब से, तो 5/6 होते हैं दोस्तों, इनका तो क्या होता है, चुनाव होता है, इनका तो क्या होता है दोस्तों, चुनाव होता है, इनका तो क्या होता है, इलेक्शन होता है। जबकि जो रिमेनिंग दोस्तों 1/6 लोग हैं दोस्तों, ये इनका सीधा नॉमिनेशन होता है, इनका सीधा मनोनयन होता है, इनका सीधा मनोनयन होता है, ये सीधे नॉमिनेट किए जाते हैं, इनका सीधा नॉमिनेशन होता है। कौन करता है इनको नॉमिनेट दोस्तों, इनको नॉमिनेट करता है दोस्तों गवर्नर, उस राज्य का गवर्नर, उस राज्य का गवर्नर दोस्तों अपनी तरफ से क्या करता है, नॉमिनेट करता है कि जो भी लोग, जैसे कोई भी आर्ट के अंदर या कोई भी साइंस के अंदर या कोई भी लिटरेचर बोले तो साहित्य के अंदर,
ठीक है, अगर कोई अच्छा व्यक्ति जिसने अच्छा काम किया है तो उस व्यक्ति को गवर्नर उस राज्य के विधान परिषद में अपॉइंट कर सकता है। जितने सदस्य उस राज्य के विधान परिषद में होंगे उसके 1/6 बंदों को, उनका चुनाव नहीं होगा, 1/6 बंदे तो गवर्नर अपनी तरफ से क्या करेगा, अपॉइंट करेगा, नॉमिनेट करेगा। लेकिन 5/6 लोगों का क्या होगा, चुनाव। ये चुनाव जनता नहीं करती, इनका चुनाव तो होगा, लेकिन इनका भी चुनाव दोस्तों कैसा होता है, इनडायरेक्ट चुनाव होता है। कैसा चुनाव होता है दोस्तों, इनका भी इनडायरेक्ट क्या होता है दोस्तों, चुनाव होता है। कैसे, किन किन लोगों का दोस्तों, इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्ट जनता नहीं चुनती, हमारे चुने हुए लोग चुनते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। तो इनका जो चुनाव होता है, तो अब इनमें से वो सदस्य जिनका क्या होगा दोस्तों, वो जो 5/6 है, जिनका क्या होगा, चुनाव होगा, तो उनका मैं आपको बांटता हूं। कैसे दोस्तों, तो ओवरऑल जैसे अगर 1 है, फ्रैक्शन के हिसाब से देखें तो उसमें 1/3 लोग दोस्तों वो होंगे जिनको चुनेगी, बताओ कौन चुनेगी, इनको दोस्तों चुनेंगे कौन, इनका जो चुनाव होगा वो कौन करेंगे दोस्तों, इनडायरेक्ट चुनाव कौन करेंगे, इनका चुनाव करेंगे जो हमारी लोकल बॉडीज होती है उसके मेंबर, लोकल बॉडीज के मेंबर। लोकल बॉडीज के मेंबर मतलब नगर पालिका, नगर परिषद, आपके निगम और आपके ग्राम पंचायतें वगैरह, जो हमारी लोकल बॉडीज होती है ना, उनके सदस्य दोस्तों 1/3 लोगों का क्या करेंगे, चुनाव। अगेन जो 1/3 लोग होंगे, 1/3 तो ये है, इन 1/3 लोगों का चुनाव दोस्तों हमारी जो विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो विधानसभा है दोस्तों, लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा के सदस्य दोस्तों 1/3 लोगों को क्या करेंगे, चुनेंगे। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों, अगर मैं बात बताऊं, 1/6 लोग, 1/12 दोस्तों 1/12 सदस्यों का जो चुनाव है, 1/12 जो सदस्य है, इनका जो चुनाव है वो दोस्तों कौन करेंगे, वो उस राज्य के जितने भी ग्रेजुएट लोग हैं, जिनका ग्रेजुएशन किए हुए कितने साल हो चुके हैं दोस्तों, 3 साल हो चुके हैं, वो लोग चुनेंगे। और 1/12 मेंबर्स दोस्तों, 1/12 मेंबर्स का चुनाव कौन करेंगे, उस राज्य के टीचर, जिनको पढ़ाते हुए सरकारी सेवा में कम से कम, या टीचिंग करते हुए कितने साल हो गए दोस्तों, 3 साल इनको भी पढ़ाते हुए हो गए हैं। तो अब आप जोड़ के देख सकते हो इनको, देखो इधर देखो, जोड़ के देखो कैसे, देखो अब आप इनको जोड़ के देखो कैसे, देखो सबसे पहले कितना, 1/3, फिर कितना, 1/3, ठीक है, 1/3, फिर कितना, 1/6, फिर कितना, 1/6, इन सबको जोड़ के देखो कितना आ जाएगा, 5/6 आएगा। कैसे, अब जोड़ो, 1/3 कितना हो जाएगा दोस्तों, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2/3, 1/6 को जोड़ो दोस्तों, ये कितना हो जाएगा, 1/6 को अगर आप जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 और 1 2, 2/6 काटोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, तो ये हो जाएगा 1/3, ठीक है, 1 कितना हो गया दोस्तों, 3, ठीक है। तो 1/3 नहीं, वो सॉरी 1/12 है, सॉरी एक सेकंड रुको, 1/12 1/6 नहीं, 1/12 एक सेकंड रुको, ये हो गया। अब इधर फिर 1/12 और 1/12 इन दोनों को जोड़ो, तो 1/12 और 1/12 को जोड़ोगे 2 कितना हो जाएगा, 12, 2/12 को जोड़ो कितना हो जाएगा, 1/6, तो इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका, इसको जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा कितना, 1/6। अब 2/3 और 2/3 और 1/6 इसको जोड़ो तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तो इसको जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा कितना, ये आपका आ जाएगा 5/6। ये 5/6 लोगों का क्या हुआ दोस्तों, चुनाव, जबकि 1/6 दोस्तों क्या हुए, नॉमिनेट हुए, किसके द्वारा, गवर्नर। और गवर्नर ने जिन बंदों को दोस्तों चुन लिया, उसके बाद ये नहीं कि इसको क्यों चुना, जाके हम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, नहीं, कोर्ट में आप चैलेंज वगैरह नहीं कर सकते, जो गवर्नर ने अपनी इच्छा से जिन लोगों को अपॉइंट कर दिया वो अपॉइंट हो जाएंगे। अब देखो दोस्तों, हालांकि मैंने बहुत डिटेल से आपको समझाया, लेकिन मैंने एक तरीके से पूरा टॉपिक ही आपको समझा दिया, क्या, लेजिस्लेटिव काउंसिल का, विधान परिषद का। डन है। तो अब देखो दोस्तों, अब अगर अपन बात करें कौन सा स्टेटमेंट सही होगा दोस्तों, अगर हमसे पूछा जाए राज्य विधान परिषद की संरचना के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल संख्या के 1/3 पर निर्धारित की गई है। बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट सही है। निर्धारित की न्यूनतम 40 निर्धारित की गई, बिल्कुल। मिनिमम मेंबर्स 40 होंगे, बिल्कुल। परिषद के सदस्यों की कुल संख्या में से कुल 5/6 सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्ट तरीके से चुने जाते हैं और 1/6 मनोनीत होते हैं, बिल्कुल सही है। टोटल का 5/6 मेंबर्स क्या होंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा इनडायरेक्टली इलेक्ट होंगे और 1/6 दोस्तों क्या होंगे, नॉमिनेट होंगे। ये भी बिल्कुल एकदम सही बात है दोस्तों। तो ये ए भी सही है दोस्तों स्टेटमेंट, बी भी सही है, सी भी सही है, डी राज्यपाल द्वारा जो मनोनीत किए गए हैं सदस्य, नॉमिनेट किए गए हैं, को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती, नहीं, न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया दोस्तों, गलत है। तो स्टेटमेंट ए, बी और सी, ए, बी और सी दोस्तों स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने पूरा टॉपिक एकदम एक तरीके से आपको अच्छे से समझा दिया। अगला, महात्मा गांधी से संबंधित इनमें से कौन से आश्रम सबसे पुराना है दोस्तों। तो सबसे पुराना आश्रम है दोस्तों आपका कौन सा, वो है फिनिक्स आश्रम। इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने 1904 में की थी। कहां पे की थी दोस्तों, साउथ अफ्रीका में। कहां पे की थी, साउथ अफ्रीका में दोस्तों महात्मा गांधी ने इसकी स्थापना की थी। फिर साबरमती तो इंडिया में आने के बाद, वर्धा तो उसके भी बाद में स्थापना की थी।
लॉर्ड कर्जन ने 1905 में किसके विभाजन की घोषणा की थी? कितना इजी क्वेश्चन है। बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी कब? 1905 में। और घोषणा रद्द कब हुई थी दोस्तों? बंगाल विभाजन की घोषणा है ना, घोषणा रद्द कब हुई भाई? हुई तो कब? 1905 में। रद्द कब हुई? तो थर्ड जो आपका दिल्ली दरबार लगा था, थर्ड जो आपका दिल्ली दरबार लगा था, ठीक है, कब लगा था? 1911 में। इसमें जो आपके कौन आए थे बताओ? जो राजा आए थे कौन? जॉर्ज फिफ्थ, जॉर्ज पंचम, जॉर्ज फिफ्थ जो राजा आए थे, उन्होंने ये घोषणा की थी क्या कि बंगाल विभाजन की घोषणा को क्या किया जाता है? रद्द किया जाता है। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। भारतीय पंचांग के अनुसार वसंत ऋतु किन महीनों में आती है? हमारा जो हिंदू कैलेंडर इसमें जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, उसके अकॉर्डिंग अगर आपसे पूछा जाए कि वसंत ऋतु कब आती है, तो वो आती है दोस्तों चैत्र और बैसाख के महीने में, चैत्र और बैसाख के महीने में आती है। भारत के राष्ट्रपति को हटाने से संबंधित इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो पहले तो आपको बता दूं, भारत के राष्ट्रपति को हटाने से रिलेटेड एक वर्ड होता है, उसको बोलते हैं महाभियोग। राष्ट्रपति को हटाना मतलब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना। इंग्लिश में बोलते हैं राष्ट्रपति पर क्या लगाना? इंपीचमेंट लगाना। और इसका जिक्र कौन सा आर्टिकल में अगर आपसे पूछा जाए तो दोस्तों इसका जिक्र आर्टिकल 61 के अंदर है। राष्ट्रपति को हटाने से संबंधित जो महाभियोग की प्रक्रिया है, जो इंपीचमेंट प्रोसेस है, इसका जिक्र कौन सा आर्टिकल में? आर्टिकल 61 में। अब हमसे पूछा इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में लाई जा सकती है। बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रपति को हटाने से संबंधित अगर आपको वो जो प्रपोजल है, प्रस्ताव है, वो आप कौन से हाउस में लाओगे? लोकसभा में, राज्यसभा में? किसी भी सदन में ला सकते हो। महाभियोग के आरोप उस सदन के 1/3 सदस्यों द्वारा हस्तांतरित होने चाहिए जिससे प्रक्रिया शुरू की जाए। यह गलत है दोस्तों। अगर आप चाहे लोकसभा में लाओ चाहे राज्यसभा में लाओ, अगर आपको लोकसभा में वो प्रस्ताव लाना है, प्रपोजल लाना है कि हमें राष्ट्रपति को हटाना है, तो लाया ही तब जाएगा, लोकसभा में रखा ही तब जाएगा जब लोकसभा के 1/4, 1/3 नहीं 1/4 सदस्य उस पर क्या करेंगे? साइन। अदरवाइज तो वो रखा ही नहीं जाएगा, उस पर बहस होना तो बहुत दूर की बात है। और अगर राज्यसभा में लाओगे तो राज्यसभा में भी जितने टोटल मेंबर है उसके 1/4 सदस्य जब तक साइन नहीं करेंगे तब तक उसको रखा ही नहीं जाएगा राज्यसभा में। तो मतलब जिस भी सदन में ला रहे हो उसको रखने के लिए कम से कम उस सदन के 1/4 सदस्य जब तक साइन नहीं करेंगे तब तक तो उस प्रस्ताव को रखा ही नहीं जाएगा। तो यहां 1/3 लिखा हुआ है, तो दोस्तों ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। 1/3 नहीं है दोस्तों, क्या हो जाएगा? 1/4 स्टेटमेंट दोस्तों। 1/4 लोग जब तक साइन नहीं करेंगे तब तक उस प्रस्ताव को रखा नहीं जाएगा। अगला, महाभियोग प्रक्रिया में राष्ट्रपति को कितने दिनों का नोटिस दिया जाना चाहिए? ये दोस्तों 30 दिन नहीं है। अगर आप राष्ट्रपति पर महाभियोग ला रहे हो, राष्ट्रपति को तो पता ही नहीं रहा आप राष्ट्रपति के खिलाफ इंपीचमेंट प्रोसेस ला रहे हो, राष्ट्रपति को तो इन्फॉर्म करना पड़ेगा ना। तो आप जिस दिन प्रस्ताव लाए हो उसके 14 दिनों के अंदर 14 डेज के अंदर आपको राष्ट्रपति को इन्फॉर्म करना अनिवार्य है कि देखो हम आपके खिलाफ इंपीचमेंट प्रोसेस ला रहे हैं। तो 30 डेज नहीं है दोस्तों, कितने दिन है? 14 दिन है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। महाभियोग प्रस्ताव उस सदन की, सदन उस हाउस की, ठीक है, कुल सदस्य के 2/3 मेजोरिटी से अगर पास कर दिया जाता है तो वो पास हो जाएगा। बिल्कुल सही है। पहले तो लाने के लिए 1/4 सदस्यों के साइन होने चाहिए। जैसे लोकसभा में लाया तो लोकसभा के 1/4 सदस्य क्या करेंगे? साइन करेंगे, तब उस प्रस्ताव को लाया जाएगा। फिर अब उस पर बहस होगी। बहस होने के बाद अगर लोकसभा में 2/3 मेजोरिटी से पास मिलेगा उसको, तो फिर वो अगले हाउस में जाएगा। और अगले हाउस में 2/3 मेजोरिटी से अगर सभी लोगों ने बोला हाँ इसको हटाना है, तो फिर दोस्तों राष्ट्रपति को हटाया जाएगा। तो पास होने के लिए देखो, प्रपोजल को रखने के लिए 1/4 मेंबर के साइन, और प्रपोजल को पास होने के लिए दोनों हाउस से 2/3 की क्या चाहिए दोस्तों? मेजोरिटी चाहिए। तो ये बात एकदम सही है। तो स्टेटमेंट नंबर ए और डी आपका सही है। तो उत्तर क्या होगा? केवल ए एंड डी। ए एंड डी इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इनमें से किस राज्य में स्थित है दोस्तों? मणिपुर के अंदर है। मणिपुर की जो कैपिटल क्या है दोस्तों? इंफाल। इंफाल के अंदर है दोस्तों नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट अगला, भारत में स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया था? तो दोस्तों इसको शुरू किया गया था अगस्त 2015 में। ठीक है, सबसे पहले हमने बोला था कि हम 100 सिटी को क्या करेंगे? भारत के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाएंगे। अब बनी कि नहीं बनी वो एक अलग बात है, लेकिन ये योजना आई थी दोस्तों अगस्त 2015 में। तो उत्तर हो जाएगा 2015। अगला, गहराई के हिसाब से अगर झीलें देखें तो बताओ इनका सही हमें क्या बताना है दोस्तों? इनका सही समय क्या बताना है दोस्तों? इनका सही समय ऑर्डर बताना है कि कौन सबसे गहरी, फिर गहरी, फिर गहरी, फिर गहरी। तो सबसे गहरी दोस्तों झील है वो आपकी बैकॉल झील है, जो कि रशिया के अंदर है। कहां पर है दोस्तों? रशिया के अंदर, रूस के अंदर है, जो कि मीठे पानी की अगर वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो फिर सबसे बड़ी झील है। क्षेत्रफल के हिसाब से तो सुपीरियर है यूएसए में, लेकिन वॉल्यूम मतलब पानी के आयतन के, पानी के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आपकी बैकॉल झील है, जो कि आपकी रशिया के अंदर सबसे गहरी भी है। फिर तांगनिका झील है, जो कि वर्ल्ड की सबसे लंबी झील है। ये आपकी कहां पर पड़ती है? ये आपकी अफ्रीका महाद्वीप में पड़ती है। ठीक है, फिर आपका कैस्पियन सागर है, एशिया वाला, और फिर वोस्तोक। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? परफेक्ट हो जाएगा, गहराई के हिसाब से झीलें। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में दोस्तों अमात्य कौन थे? तो अमात्य दोस्तों कौन होते थे? मंत्री और अधिकारी दोस्तों। अमात्य किसको बोलते हैं? मंत्री और अधिकारियों को। नेक्स्ट अगला,
इनमें से कौन सा जोड़ा दोस्तों सही नहीं मिलाया हुआ है, गलत मिलाया हुआ है दोस्तों? हमसे पूछा इसमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं मिलाया हुआ है। तो दोस्तों इसका उत्तर आएगा आपका साइकस। साइकस वाला ये गलत है, मतलब उत्तर आपका यही होगा, साइकस वाला। क्यों? क्योंकि साइकस दोस्तों टेरिडोफाइटा में नहीं आता। साइकस किस में आता है दोस्तों? जिम्नोस्पर्म में। किस में आता है दोस्तों? ये आता है आपके जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म होते हैं ना जो आपके, उसमें आता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखो। इनमें से कौन सा देश दोस्तों ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? वैसे तो देखिए ब्रिक्स के 9 सदस्य देशों की अगर अपन बात करें तो 5 तो इसके ओरिजिनल नाम से पता चल रहा है। बी फॉर क्या हो जाएगा? ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर क्या हो जाएगा? साउथ अफ्रीका। तो ये तो आप जानते हो दोस्तों, ब्रिक्स के सदस्य देश ये तो आप जानते हो कौन कौन से। ठीक है, अब उसके अलावा 4 और दोस्तों जोड़े, ये 5 तो है ही है, साथ में 4 और अगर जोड़े तो 2 तो अफ्रीका के ले लो दोस्तों। कौन सा? तो एक तो हो जाएगा इजिप्ट, बोले तो मिस्र। एक हो जाएगा दोस्तों आपका कौन सा? इथोपिया, ये भी अब इसका सदस्य बन चुका है। तो एक और ये तो 2 हो गए। और तीसरा एशियन कंट्री में इधर देखे तो आपका कौन सा हो जाएगा? ईरान। ठीक है, और चौथा हो जाएगा यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। तो ये है। तो इस हिसाब से भारत, चीन, ब्राजील तो है ही है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? सऊदी अरब इसका सदस्य नहीं है। फारसी दूत दोस्तों अब्दुल रजाक किसके शासनकाल में दोस्तों विजयनगर आया था? विजयनगर तो वो आया था हरिहर सेकंड के टाइम आया था दोस्तों। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने की थी दोस्तों, 2 भाइयों ने, 1336 में। अगला, नदियों और नहरों की कुल 31.2 हजार किलोमीटर की लंबाई, जो देश में नदियों और नहरों की कुल लंबाई का लगभग 17% है, के साथ इस राज्य में पहले स्थान पर है। तो सीधी सी बात है, अब सबसे ज़्यादा नदियों और नहरों की लंबाई देखें तो सबसे जो ज़्यादा आपको मिलेगी वो किसमें मिलेगी दोस्तों? ये आपको मिलेगी उत्तर प्रदेश में। किसमें मिलेगी दोस्तों आपको? ये आपको मिलेगी किसमें? आपको उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लंबाई मिलेगी इसमें। ऑब्वियसली आप देखो गंगा पूरी लंबाई सबसे ज़्यादा किसमें? उत्तर प्रदेश में ही है। इसमें से किस वैज्ञानिक ने दोस्तों 1890 में कई किलोमीटर की दूरी के संकेतों को प्रसारित करने के लिए रेडियो तरंगों का इस्तेमाल किया था? ठीक है, तो हमसे बस इतना ही पूछा है, मतलब कुल मिला के क्वेश्चन इतना ही कि 1890s में दोस्तों, है ना, ट्रांसमिट सिग्नल्स का इस्तेमाल किस वैज्ञानिक ने दोस्तों करना सीखा था या इस्तेमाल किया है, अगर हमसे पूछा जाए तो दोस्तों ये जब ट्रांसमिट सिग्नल्स की बात है दोस्तों तो फिर उत्तर आएगा आपका कौन सा? रेडियो सिग्नल की बात है। रेडियो आते दोस्तों दिमाग में कौन आना चाहिए? मार्कोनी आना चाहिए। रेडियो सिग्नल आते दिमाग में कौन आना चाहिए? मार्कोनी दोस्तों, है ना। कौन आएगा दोस्तों? मार्कोनी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला इसके बाद दोस्तों अगर अपन देखें, इंडिया हाउस जो कि क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा की गई थी। इंडिया हाउस की स्थापना किसके द्वारा की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा की गई थी। कहां की गई थी अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों तो लंदन में की गई थी। कब? 1905 में। 1905 में, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा कब की गई थी? 1905 में की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला है पेप्रोनिल, एथिल एसीटेट और ब्यूटिलाइड और नाइट्रेट कुछ ऐसे सामान्य आपके क्या है अपमिश्रक है। ठीक है, एक कॉमन एडल्ट्रेंट्स है जिनका इस्तेमाल जनरली किस चीज में मिलावट के लिए किया जाता है अगर आपसे पूछा जाए, है ना। इसका इस्तेमाल जनरली किस चीज में दोस्तों मिलावट के लिए किया जाता है? तो आपको याद रखने, जो चाहे आपका पेप्रोनिल हो चाहे एथिल एसीटेट वगैरह हो, इन सब का इस्तेमाल जनरली आइसक्रीम के अंदर किया जाता है। किसके अंदर किया जाता है? इन सभी केमिकल्स का इस्तेमाल जनरली आइसक्रीम के अंदर किया जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों वैसे तो उत्तर आएगा आपका क्या? केरल। केरल ऑप्शन में नहीं है, तो केरल के बाद सबसे ज्यादा दोस्तों लिटरेसी रेट, साक्षरता दर है वो दोस्तों राज्य के हिसाब से देखें तो किसकी है? मिजोरम की है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा उत्तर मिजोरम हुआ। लेकिन अगर ऑप्शन में केरल भी होता तो फिर हम मिजोरम से भी पहली प्रायोरिटी पे रखते। किसको रखते? केरल को रखते। अगला, हाल ही में दोस्तों शेंगेन जोन में वीजा मुक्त पहुंच सुनिश्चित करने वाला अंतिम गैर यूरोपियन देश आपका कौन सा अगर हमसे पूछा जाए तो दोस्तों इसका जो उत्तर आएगा वो है आपका कौन सा? कोसोवो। कौन सा दोस्तों? नॉन यूरोपियन कंट्री जो है, क्योंकि अपन और कुछ भी ना आपको आए ना, कुछ भी ना आए, आप सिर्फ इतना बता दो दोस्तों, डेनमार्क यूरोप महाद्वीप में आता है, जर्मनी भी यूरोप महाद्वीप में, इटली भी यूरोप महाद्वीप में। आपको मैं कह रहा हूँ बाकी जो एग्जामिनर पूछना चाह रहा है उसकी नॉलेज भी ना हो, बस आपको ये पता कि ये सारे यूरोप के देश है, तो यही यूरोप का देश नहीं है। तो आपको उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? कोसोवो। हाल ही में दोस्तों विश्व मत्स्य पालन दिवस कब मनाया गया? तो विश्व मत्स्य पालन दिवस दोस्तों हर साल मनाया जाता है। कब? 21 नवंबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों आपका? ये मनाया जाता है 21 नवंबर को। अगला, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार दोस्तों दिया गया? द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस। तो दोस्तों ये दिया गया आपका गुयाना का। कहाँ का है? उत्तर क्या आ जाएगा दोस्तों आपका? ये आ जाएगा आपका गुयाना का। अगला, हाल ही में भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष किसको चुना गया है? तो दोस्तों वो अपने राजस्थान के जो देवेंद्र झाझड़िया दोस्तों इनको चुना गया है। हाल ही में नीदरलैंड के इरास्मस अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है अमिताभ घोष को। किसको सम्मानित किया गया दोस्तों? ये अमिताभ घोष को। तो इसी के साथ दोस्तों सारे क्वेश्चंस अपन ने देख लिए। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आए होंगे। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले किसी मॉक टेस्ट के सॉल्यूशंस में। तब तक के लिए थैंक यू।